चिल्ड्रन, चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे आज, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए चैप्टर है क्या, थोड़ा सा उसके बारे में एक व्यू ले लेते हैं, ओवरव्यू जिसको हम कहते हैं। जैसे कि पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे पावर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है अलग अलग लोगों के बीच में, किस प्रकार से उसको रीजनल डाइवर्सिटी के हिसाब से या फिर लैंग्वेज के आधार पे हम बांट सकते हैं। बट लैंग्वेज एंड रीजन आर नॉट द ओनली फीचर्स दैट गिव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी टू पीपल। तो सिर्फ एक डेमोक्रेसी के अंदर, एक देश के अंदर सिर्फ लैंग्वेज और रीजन यानी कि वो किस जगह पर वो लोग रहते हैं, उनका कार्य क्षेत्र, ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं जिसके आधार पे हम लोगों को बांट सकते हैं। कभी कभी लोग जो हैं वो एक दूसरे से दूसरी बातों में भिन्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस अलग होता है लोगों का, क्लास, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, ट्राइब एट्सेट्रा। So in this chapter we study how democracy responds to social differences, divisions and inequalities. तो हमने देखा था कि हम भाषा के आधार पे हमने स्टेट्स बना दी, हमने रीजन्स को बांट दिया, लेकिन ये दो ही चीज़ें नहीं होती हैं जिनके आधार पर हम किसी भी देश के लोगों को, वहाँ की जनसंख्या को विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इसके अलावा लोगों का बाहरी दिखावा, कैसे वो दिखते हैं, फिर उनका क्लास है, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, ट्राइब, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके आधार पर इनको बांटा जा सकता है। तो डेमोक्रेसी जो है वो इन सब चीज़ों से किस प्रकार से निपटती है, किस प्रकार से वो ये सोशल डिफरेंसेस हो गए, ये डिविजन्स, इनइक्वालिटीज़, इनको किस तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो सॉल्व करती है, वो यहाँ पढ़ेंगे। वी बिगिन विद एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिविजन्स। We then draw some general lessons about how social differences can take various forms. We then turn to how democratic politics affects and is affected by these social diversities. तो यहाँ पर हम अलग अलग एग्जांपल्स लेंगे जिससे हमें सोशल डिवीज़न का पता लगेगा और कैसे ये जो डिवीज़न है ये अलग अलग तरीके से देश के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, और कैसे पॉलिटिक्स जो है देश के अंदर सोशल डाइवर्सिटी को अफेक्ट करती है। तो पहले स्टोरी बताई गई यहाँ पर, स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स। The picture on this page depicts an important landmark in the history of the civil rights movement in the United States. These represent the medal ceremony of the 200-meter race in the 1968 Olympics held at Mexico City. The two men standing with clenched fists upraised and heads bowed while the American national anthem was played are the US athletes Tommy Smith and John Carlos. They are African Americans. They had won the gold and bronze medals respectively. They received their medals wearing black socks and no shoes to represent black poverty. With this gesture, they tried to draw international attention to racial discrimination in the United States. The black gloved and raised clenched fist were meant to symbolize black power. The silver medalist, white Australian athlete Peter Norman, wore a human rights badge on his shirt during the ceremony to show his support to the two Americans. तो ये जो आपकी जो किताब है इसके अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी हिस्ट्री में से, यानी कि जो चीज़ें हुई हैं उसमें से हमारे सामने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स पेश किए गए। तो यहाँ पर मैक्सिको ओलंपिक्स, जो कि मैक्सिको में ओलंपिक्स हुए थे 1968 के अंदर, उस समय की बात बताई गई है। तो यहाँ पिक्चर जो आपको यहाँ सामने देखने को मिल रही है, इस पिक्चर के अंदर आप दो लोगों को देख रहे हैं कैसे वो अपनी मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर किए हुए और सर झुकाए हुए खड़े हैं, और नीचे भी आप देख सकते हैं इन लोगों ने ब्लैक सॉक्स पहनी हुई है यहाँ पर, ऑल्दो इट्स नॉट क्लियर बट ब्लैक सॉक्स है। तो ये दोनों जो आप देख रहे हैं, ये सबसे ऊंचाई पर खड़ा है व्यक्ति, तो ही इज़ द फर्स्ट पोजीशन होल्डर, यानी कि ये जो जीते हुए व्यक्ति हैं। दूसरे नंबर पे ये वाइट व्यक्ति आपको दिख रहा है, और तीसरे नंबर पे जो आप जिस व्यक्ति को देख रहे हो वो है पीछे की तरफ, दिस वन। तो ये तीसरे नंबर पे, यानी कि पहले गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। तो गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले जो व्यक्ति थे ये अमेरिका के हैं दोनों, लेकिन अमेरिका के एथलीट्स हैं, इनका नाम है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ये दोनों जो हैं ये अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, यानी कि अमेरिका के लोग वैसे तो गोरे होते हैं लेकिन ये अफ्रो अमेरिकन्स हैं, इसलिए ये दोनों काले हैं। तो इन्होंने गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। और जब इनको मेडल दिए गए तो इन्होंने काले रंग की सॉक्स पहनी थी, जूते उतार दिए, जूते नहीं पहने हुए थे इन लोगों ने,
ये दर्शाने के लिए कि ब्लैक पॉवर्टी, कि ब्लैक लोग जो हैं कितने गरीब हैं, ये शो करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर आप समझ सकते हैं कि ओलंपिक का जो सीधा प्रसारण जो हो रहा होगा मेडल सेरेमनी का, ये डायरेक्ट वर्ल्ड के ईच एंड एवरी टीवी चैनल पे हो रहा होगा, हर एक टीवी चैनल इसको दिखा रहा होगा, कवर कर रहा होगा। तो ये बहुत अच्छा मौका था इन लोगों के लिए पूरे देश के सामने ब्लैक समस्या को बताने का। तो इन्होंने ब्लैक पॉवर्टी को बताया इस तरीके से, जूते ना पहनकर, काली सॉक्स के द्वारा, और इसके साथ साथ इन्होंने अपनी बंद मुट्ठी, देखिए ग्लव्स पहना हुआ है यहाँ पे, जबकि दूसरे व्यक्ति को देख रहे हैं, ये वाइट वाले को, ऑस्ट्रेलियन को, इसने कुछ नहीं पहना, दोनों हाथ इसके खाली हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं इन दोनों के हाथ में, एक हाथ इनका बिना ग्लव के और दूसरे हाथ में इन्होंने ग्लव पहना हुआ है। तो ये चीज़ हमको बताती है कि जो क्लेंच्ड फिस्ट, इनकी फिस्ट बोलते हैं मुट्ठी को, इनकी जो बंद मुट्ठी है, ये ब्लैक पावर को बताती है कि ऑल्दो दे आर ब्लैक, वो गरीब हैं, पुअर हैं, लेकिन फिर भी दे आर वेरी पावरफुल, ये पावरफुल हैं, और इसीलिए इन्होंने गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अमेरिका का नाम रोशन किया है। तो ये इन सब घटनाओं के द्वारा ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के तरफ हमारी पूरे समाज का, पूरे विश्व का ध्यान खींचने की इन्होंने कोशिश की थी। पूरे देश का ही नहीं, पूरे विश्व का, दुनिया का ध्यान इन्होंने खींचने की कोशिश की इस समस्या की तरफ, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की तरफ। और वहीं दूसरे जो व्यक्ति को आप देख रहे हैं जो कि सिल्वर मेडलिस्ट है, ही इज़ एन ऑस्ट्रेलियन एथलीट जिनका नाम है पीटर नॉर्मन, और इन्होंने भी अपने कंधे पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैज पहना हुआ है, यहाँ पे कहीं आप देख रहे होंगे, तो दिस इज़ द बैज, इन्होंने बैज पहना है जो कि ह्यूमन राइट्स को दर्शा रहा है। तो ये दोनों व्यक्तियों को, ये ऑस्ट्रेलियन जो नॉर्मन थे, पीटर नॉर्मन जो कि एथलीट थे, इन्होंने भी अपनी सपोर्ट दी थी। तो जब अमेरिका जैसे देश के अंदर ये समस्याएं हैं तो हम तो काफ़ी पीछे हैं इन लोगों से। डू यू थिंक दैट कार्लोस एंड स्मिथ शुड हैव रेज्ड an internal matter of American society in an international forum? Would you say that what they did was political? Why do you think Peter Norman was neither black nor American joined in the gesture of protest? If you were in Norman's place, what would you do? अब यहाँ पर एक चीज़ तो यहाँ पर ये है कि ये इन दोनों का आंतरिक मामला है, यानी कि ये अमेरिका के अंदर की बात है। तो इस बात को इन्होंने दोनों ने पूरे विश्व के सामने इसको खड़ा किया, तो क्या ये सही है? वहीं दूसरी तरफ जो पीटर नॉर्मन थे, जो कि ऑस्ट्रेलियन थे, उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया, ना ही वो अमेरिकन थे ना ही वो ब्लैक थे, फिर उन्होंने क्यों सपोर्ट किया? तो हम अगर उनकी जगह होते तो हम क्या करते या आप क्या करते? तो यहाँ पर देखिए, इन 2005 द सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टॉल्ड अ 20 फुट हाई स्कल्पचर रिप्रेजेंटिंग द प्रोटेस्ट बाय टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। तो यहाँ पर जो पिक्चर देख रहे हैं, ये सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर इन दोनों की एक मूर्तियाँ लगाई गई हैं, देखिए, और ये प्रोटेस्ट को दिखाते हुए इन्होंने यहाँ पर इनको दर्शाया गया है। द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड Carlos and Smith guilty of violating the Olympic spirit by making a political statement. Their medals were taken back home. They were subjected to a lot of criticism. Norman too suffered for his action and was not included in the Australian team for the next Olympics, but their action succeeded in gaining international attention for the civil rights movement in the United States. Recently, the San Jose State University, of which they were former students, honored them and installed their statue in the university campus. When Norman died in 2006, Smith and Carlos were pallbearer at his funeral. अब जो इन्होंने काम किया था यहाँ पर देखिए, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि खेलों के अंदर पॉलिटिक्स को शामिल करने की कोशिश की थी। तो ऐसे में जो IOA रहता है, जिसको हम इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन कहते हैं, इन्होंने कार्लोस और स्मिथ को इस बात के लिए दोषी ठहराया कि इन दोनों ने ओलंपिक स्पिरिट का उल्लंघन किया है, ओलंपिक स्पिरिट को तोड़ा है, और पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए इन्होंने उस स्टेज का उपयोग किया है। इसीलिए जो इनके मेडल्स थे वो वापस ले लिए गए, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने इनके मेडल्स छीन लिए, और जब ये वापस घर पहुँचे अमेरिका तो वहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा, इनको क्रिटिसाइज़ किया गया, इन लोगों की बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई, हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इनके ऊपर टिप्पणियाँ की गई। वहीं दूसरी तरफ नॉर्मन जो थे, जो कि ऑस्ट्रेलियन थे, जिनका इन दोनों से कुछ लेना देना ही नहीं था, ना ही वो अमेरिकन थे और ना ही वो काले थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा किया, इनकी मदद की, तो इनको भी भुगतना पड़ा। इनके भी जो ऑस्ट्रेलियन टीम में आगे आने वाले ओलंपिक्स में इनको शामिल नहीं किया गया, जबकि वो देखिए सिल्वर मेडल लेकर आए थे, लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में इनको आगे टीम में शामिल नहीं किया गया। लेकिन इन तीनों ने जो काम किया था, इनके काम ने इंटरनेशनल लेवल पर जो अटेंशन
चाहिए थी इस समस्या के लिए वो इन्होंने ग्रैब की। यानी कि पार्टीशन की बात करें या हम जो कहते हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो अमेरिका जैसे देश के अंदर भी फॉलो होता था। तो और ये 1968, इट्स नॉट वेरी फार, मतलब बहुत पहले की बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा लंबी गई हुई बात नहीं है ये। तो ये चीज़ें की जाती थी इवन यूएस जैसे देश के अंदर भी। तो इससे पूरे विश्व में इन्होंने जो ये समस्या थी इसके ऊपर आवाज़ उठाई, और जो सिविल राइट्स मूवमेंट यानी कि आम लोगों ने जो अपनी राइट्स के लिए जो मूवमेंट चलाया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, इसने और ज़्यादा उस चीज़ को तूल दिया, यानी कि और ज़्यादा इसमें इन्होंने समझिए आग में घी का काम किया। तो आज की बात की जाए तो सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमने जस्ट पीछे जो स्कल्पचर जो मूर्तियाँ बनी देखी थी इनकी, वो वहाँ पर इसलिए लगाई गई क्योंकि ये सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी के फॉर्मर स्टूडेंट्स थे दोनों, इसलिए वहाँ पर इनकी मूर्तियाँ इंस्टॉल की गई यूनिवर्सिटी के कैंपस में। और जब 2006 में नॉर्मन जो थे, जो एथलीट इनके साथ थे ऑस्ट्रेलियन, उनकी जब मृत्यु हुई 2006 में, तो स्मिथ और कार्लोस जो थे वो दोनों उनके फ्यूनरल में गए थे। यानी कि इनकी दोस्ती देखिए आप कि नॉर्मन की मृत्यु होने पर स्मिथ और कार्लोस दोनों वहाँ पर पहुँचे और उनके फ्यूनरल में शामिल हुए। Now we'll see differences, similarities and divisions. The athletes in the example above were responding to social divisions and social inequalities, but does that happen only in societies which have racial divisions? In the previous two chapters, we have already noted some other forms of social divisions. The examples of Belgium and Sri Lanka show both regional and social divisions. In the case of Belgium, we noted that people who live in different regions speak different languages. In Sri Lanka, we noted linguistic as well as religious differences. Thus, social diversity can take form in different societies. तो ये जो घटना हमारे सामने भी पीछे हमने देखी, तो ये तो सोशल डिवीजन का एक एग्जाम्पल है और सोशल इनइक्वालिटीज़ की तरफ, यानी कि समाज किस तरीके से हमारा इक्वल नहीं है इसकी तरफ हमारा ध्यान खींचता है। लेकिन क्या रेशियल डिवीज़न जो है वो सोसाइटीज़ के अंदर हर जगह होता है? सिर्फ रेशियल डिवीज़न होता है? नहीं, इसका आंसर हमारी तरफ से रहेगा नहीं। सिर्फ रेशियल यानी कि सिर्फ रंग भेद ही नहीं है सोसाइटीज़ के अंदर, इसके अलावा भी बहुत सारी सोशल डिवीजन्स है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम जहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, यानी कि भाषाएँ अलग अलग बोलने वाले लोग रहते हैं। वहीं श्रीलंका के बारे में हमने देखा था कि वहाँ पर श्रीलंकन तमिल्स भी हैं, इंडियंस भी हैं, वहाँ पर तमिल्स हैं, और वहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो भाषाएं अलग हैं उन लोगों की, सिंहला भाषा बोलते हैं, तमिल बोलते हैं एट्सेट्रा। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिली हमको कि वहाँ पर रिलीजन के हिसाब से भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला। तो सिर्फ छोटे मोटे ही डाइवर्सिटी, सिर्फ रंग भेद, यानी कि विदेशों में तो हमने देखा कि सिर्फ रंग भेद ही रहता है, लेकिन हमने जो श्रीलंका के अंदर देखा वहाँ पर काफ़ी दूसरी चीज़ें भी थी जो इस डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाती थी। ना ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंस, अब सोशल डिफरेंसेस के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे कि सिर्फ ये रंग भेद ही काफ़ी नहीं है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी रहती हैं। दी सोशल डिफरेंसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। नॉर्मली वी डोंट चूज टू बिलोंग टू आवर कम्युनिटी, बिलोंग टू इट सिंपली बिकॉज वी वर बॉर्न इन टू इट। वी ऑल एक्सपीरियंस social differences based on accident of birth in our everyday lives. People around us are male or female. They are tall and short, have different kinds of complexions, or have different physical abilities or disabilities. But all kinds of social differences are not based on accident of birth. Some of the differences are based on our choice. For example, some people are atheist, they don't believe in God or any religion. Some people choose to follow a religion other than the one in which they were born. Most of us choose what to study, which occupation to take up, and which games or cultural activities to take part in. All these lead to formation of social groups that are based on our choices. तो सोशल डिफरेंसेस का जो ओरिजिन बताया गया है वो है एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, कि जिस जगह पर हमारा जन्म होता है हम उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। अब अगर हमारा जन्म जो है जनरल कास्ट में हुआ है तो हम जनरल कहलाएंगे। अगर हमारा शेड्यूल कास्ट में जन्म हुआ है तो वी विल बी शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल ट्राइब में हुआ है तो हम एसटी होंगे, और अगर किसी और बैकवर्ड क्लास में हुआ है तो हम लोग ओबीसी कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। ये डिपेंड्स ऑन द बर्थ कि आप कहाँ पर जन्म लेते हैं। तो ये तो एक घटना हुई जो
नेचुरली, यानी कि दैट इज़ इन द हैंड्स ऑफ गॉड। लेकिन अगर हम देखने जाएं तो हमारे डे टू डे जीवन के अंदर हमारे अंदर और भी बहुत सारे फ़र्क मिलते हैं। जैसे कि हम दो भागों में बैठे हुए, मेल फीमेल, फिर लोग छोटे बड़े भी होते हैं, लंबा है कोई छोटा है, फिर लोगों का स्किन कलर अलग अलग होता है, लोगों की फ़िज़िकल एबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं, डिसेबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। लेकिन ये जो डिफरेंसेस हैं, ये सब जो हैं ये बेस नहीं है एक्सीडेंट ऑफ बर्थ पे। एक्सीडेंट ऑफ बर्थ पे तो सिर्फ हम अपनी कास्ट वगैरह को और किस घर में पैदा हुए हैं वो चीज़ें ठीक है, लेकिन हर चीज़ जो है वो बर्थ पे डिपेंड नहीं करती। कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जो हमारी मर्ज़ी से होते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो एथीस्ट होते हैं। एथीस्ट मतलब जो भगवान को नहीं मानते हैं। कुछ लोग होते हैं जो भगवान को मानते हैं, यानी कि आस्तिक और नास्तिक। कुछ लोग जो होते हैं वो जिस धर्म में पैदा होते हैं वो उस धर्म को फॉलो करने के बजाय दूसरे धर्म को मानना पसंद करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग, हम देखते हैं कि स्टडी की बात करें तो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पढ़ना चाहते हैं या कोई भी ऑक्यूपेशन अपनाना चाहते हैं। लेकिन पुराने समय में कैसे होता था, आपको पता है कि जो ऑक्यूपेशन होता था वो जो पेरेंट करते हैं वही बच्चे करते थे। लेकिन अब ये चीज़ें बदल चुकी हैं। फिर आप जो गेम्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हो वो भी अलग है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस तरीके से एक नया ग्रुप बनता है, दैट इज़ बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस। यानी कि यहाँ पर जो डाइवर्सिटी हमको देखने को मिली वो मिलती है हमारी चॉइसेस के हिसाब से। Every social difference does not lead to social division. Social differences divide similar people from one another. अब social difference का मतलब यही नहीं है कि हर एक जगह पर आप socially divide हो। कभी कभी differences जो हैं they divide similar people from one another. यानी कि जो एक जैसे दिखने वाले लोग हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से अलग हैं उस तरीके से भी वो डिवीजन का फ़ायदा लेते हैं। बट they also unite very different people. People belonging to different social groups share differences and similarities. Cutting across the boundaries of their group. In the instance above, Carlos and Smith were similar in one way and thus different from Norman, who was white. But they all were also all similar in other ways. They all were athletes who stood against racial discrimination. यानी कि एक नया ग्रुप बनता है जिसमें वो भले एक तरह से दिख नहीं रहे हैं, लेकिन भले उनके विचार एक जैसे ना हो, भले कुछ भी हो, लेकिन किसी बात में वो अगर एक दूसरे से अलग हैं तो किसी बात में वो सेम भी, सिमिलर भी होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने देखा कार्लोस और स्मिथ का एग्जांपल, वही दोबारा लेते हैं। कार्लोस और स्मिथ जो थे वो दोनों सेम थे। क्यों सेम थे? क्योंकि वो अफ्रीकन अमेरिकन थे, ठीक है। दूसरा बात की जाए नॉर्मन उनसे अलग था, वो वाइट था, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया नॉर्मन में और स्मिथ और कार्लोस में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो नॉर्मन जो था वो और ये दोनों, ये सब एथलीट्स थे, ये इनके बीच में समानता थी। और दूसरी समानता इनके बीच में ये थी कि ये सब लोग मिलकर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के सामने खड़े हुए, उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, आवाज़ उठाई। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है रंग भेद की नीति, यानी कि गोरे काले का भेद। It is fairly common for people belonging to the same religion to feel that they do not belong to the same community because their caste or sect is very different. It is also possible for people from different regions to have the same caste and feel close to each other. Rich and poor persons from the same family often do not keep close relations with each other, for they feel they are very different. Thus, we all have more than one identity and can belong to more than one social group. We have different identities in different contexts. तो यहाँ पर बताया गया है कि हम सब लोग जो हैं, हम कुछ बातों में एक दूसरे के समान भी हैं तो कुछ बातों में एक दूसरे से भिन्न भी हैं। अब इसको दर्शाने के लिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कि हम भारत में जब रहते हैं, हम अपने देश की बात करें, इंडिया में रहते हुए हम लोग क्या है, आपस में हमारे कितने मतभेद रहते हैं। हम लोग हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, यानी कि हम रिलीजन के आधार पर बटे हुए हैं। फिर हम रिच और पुअर के आधार पे, भाई ये तो अमीर है और ये गरीब है, इसके आधार पे बटे हुए हैं। फिर हम एजुकेटेड अनएजुकेटेड के आधार पे भी बटे हुए हैं। फिर हम अलग अलग कास्ट, जनरल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इसके आधार पे बटे हुए हैं। यानी कि हम सब यहाँ पर इंडिया में रहते हुए बहुत सारे हमारे पास डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी हम सब लोग क्या हैं, इंडियंस। तो ये हमारी एक समानता का सूत्र है कि हम सब लोग एक ही देश को बिलोंग करते हैं। लेकिन जब हम लोग किसी और देश में चले जाते हैं, समझिए कि आप भारत के ज़्यादातर लोग जो भी यूएस में बसे हुए हैं सपोज़, तो वहाँ पर जब लोग बसे हुए हैं तो वहाँ पर कोई भी इंडियन, भले वो काला है, गोरा है, भले वो केरला से है, भले वो पंजाब से है, भले वो महाराष्ट्र से है, भले वो नागालैंड मणिपुर से है, वो सब जब एक दूसरे को देखेंगे तो उनके अंदर फीलिंग कैसी आएगी, भाईचारे की भावना आएगी। क्यों? क्योंकि दे बिलोंग टू द सेम कंट्री। यानी कि कंट्री के अंदर रहते हुए हम कितने भेद करके बैठे हैं एक दूसरे के अंदर,
लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो कितना फ़र्क रहता है। अब इंडिया का पड़ोसी देश पाकिस्तान, ठीक है, अब यहाँ पर हमारा रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन जब हम विदेशों में देखते हैं तो वहाँ पर जब हमें पता लगता है कि ये पाकिस्तान से है, यानी कि हमारा पड़ोसी है, तो वो भी एकदम अपना सा लगने लगता है। तो ये चीज़ें हमको बताती हैं कि सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमको बांटते ही नहीं हैं, ये हमें किसी न किसी के साथ मिलाने का भी काम करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे overlapping and cross-cutting differences. Social division takes place when some social differences overlap with each other differences. The difference between the blacks and whites becomes a social division in the US because the blacks tend to be poor, homeless and discriminated against. अब सोशल डिवीज़न में देखें तो जैसे ब्लैक लोगों की बात करें, ब्लैक्स और वाइट यानी कि गोरे और काले आपस में भेदभाव करते हैं यूएस के अंदर, तो काले जो हैं उनको गरीब माना जाता है, होमलेस यानी कि उनका घर नहीं है खुद का, और दूसरा डिस्क्रिमिनेटेड है, उन लोगों को दूसरे लोग अपने आप से अलग समझते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। हमारे देश की बात करें तो यहाँ पर दलित लोग जो हैं उनको हम पुअर समझते हैं, लैंडलेस होते हैं, उनके पास खुद की ज़मीनें नहीं होती हैं, इसी कारण से उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, यानी कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है, और इनजस्टिस, उन लोगों के साथ इनजस्टिस किया जाता है, यानी कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है, अन्याय किया जाता है। Situations of this kind produce social division when one kind of social differences becomes more important than the other and people start feeling that they belong to different communities. Differences cross-cut one another. It is difficult to pit one group of people against the other. It means that groups that share a common interest on one issue are likely to be in different side on a different issue. Consider the case of Northern Ireland and Netherlands. Both are predominantly Christian but divided between Catholics and Protestants. अब बात ऐसी है कि हर एक जो मुद्दा होता है उसके ऊपर हर एक व्यक्ति का नज़रिया अलग रहता है। अब जब हम एग्जाम्पल तो आगे इन्होंने बहुत अच्छा से दिया हुआ है नॉर्वे और नीदरलैंड और आयरलैंड का, तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो आयरलैंड और नीदरलैंड ये दो देश हैं, इन दोनों में बात की जाए दोनों क्रिश्चियन देश हैं, लेकिन एक देश है वो कैथोलिक क्रिश्चियंस का है और एक प्रोटेस्टेंट्स का है। अब क्रिश्चियंस भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैथोलिक्स और एक होते हैं प्रोटेस्टेंट्स, तो यहाँ पर ये दोनों तरह के लोग हैं। अब नॉर्दर्न आयरलैंड की बात की जाए, क्लास एंड रिलीजन ओवरलैप ईच अदर, तो वहाँ पर क्लास यानी कि आप कौन सी क्लास से हैं, क्लास मतलब आपका जो हम कह सकते हैं कि आपका जो कास्ट है वही। इफ़ यू आर कैथलिक यू आर ऑल्सो मोर लाइकली टू बी पुअर, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि अगर आप कैथोलिक हैं तो आप पुअर होंगे, एंड यू मे हैव सफर्ड अ हिस्ट्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो कैथोलिक जो है उन्होंने हिस्ट्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि उनसे हमेशा से भेदभाव होता रहा है। ये हमने बात की आयरलैंड की। इन द नीदरलैंड्स क्लास एंड रिलीजन टेंड टू कट अक्रॉस ईच अदर, लेकिन नीदरलैंड में क्लास और रिलीजन जो है इस प्रकार से नहीं चलते हैं। कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स आर अबाउट इक्वली लाइकली टू बी रिच एंड पुअर। अगर हम बात करें नीदरलैंड में तो वहाँ पर कैथलिक्स भी और प्रोटेस्टेंट्स भी वो पुअर भी होते हैं और रिच भी होते हैं, यानी कि दोनों के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। द रिजल्ट इज़ दैट कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स हैव हैड कॉन्फ्लिक्ट्स इन नॉर्दर्न आयरलैंड वाइल दे डू नॉट डू सो इन नीदरलैंड। तो अब जैसी घटना हमने देखी यहाँ पर आयरलैंड की, तो आयरलैंड के अंदर काफ़ी भेद है इन दोनों के बीच में, तो आयरलैंड जैसी जगहों पे इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स एंड लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं इनके बीच में, प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स के बीच में। लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड के अलावा हम बात करें नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड के अंदर ये लोग मिलजुल कर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में भेदभाव नहीं है। सो ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस क्रिएट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डीप सोशल डिविजन्स एंड टेंशन। तो जब हम सोशल डिविजन्स को बढ़ाएंगे यानी कि उन बातों को और ज़्यादा खींचेंगे तो इससे सोशल डिविजन्स होंगी, टेंशन्स बढ़ जाएंगी। क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस आर ईजियर टू अकोमोडेट। अगर हम इनको क्रॉस कट कर दें यानी कि इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें तो काफ़ी आसान हो जाएगा रहना। सोशल डिविजन्स ऑफ वन काइंड और अनदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज। सोशल डिविजन्स जो हैं वो एक तरह की
या फिर दूसरे तरह की हर एक कंट्री के अंदर होती हैं। आप ये नहीं समझ सकते कि कोई देश जो है वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल नहीं, हर एक देश के अंदर कुछ ना कुछ तो है ही। इट डज नॉट मैटर वेदर द कंट्री स्मॉल और बिग। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद मैनी कम्युनिटीज़, बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री विद मैनी कम्युनिटीज़। तो भारत जो है बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, लेकिन बेल्जियम जो है छोटा सा देश है, वहाँ भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं। इवन दोज कंट्रीज सच एज जर्मनी एंड स्वीडन that were once highly homogeneous are undergoing rapid change with influx of people from other parts of the world. Migrants bring with them their own culture and tend to form a different social community. तो इवन जर्मनी और स्वीडन जैसे जो देश हैं, जो सिर्फ पहले अपने ही लोगों को तवज्जो देते थे, यानी कि वहाँ रहने वालों को ही, अब उनके अंदर भी काफ़ी बदलाव आने लगा है। यानी कि अगर आप सोचोगे कि सिर्फ आपके देश के लोग ही आपके हैं, तो वो चीज़ें आपको बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि अब उन देशों के अंदर भी, जर्मन स्वीडन जैसे देशों पे जब माइग्रेंट्स आते हैं, यानी कि दूसरे देशों से जब लोग जाकर वहाँ रहते हैं, तो वो अपने साथ अपना कल्चर लेकर जाते हैं, अपनी अलग कम्युनिटी को वहाँ पर जाकर बसाते हैं। इन दिस सेंस मोस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर मल्टी कल्चरल। तो इस नज़र से देखा जाए तो दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं वो मल्टी कल्चरल हैं, यानी कि सब जो हैं वो अलग अलग तरह के, यानी कि रंग बिरंगे हैं। पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। हाउ डू दीज सोशल डिवीजन अफेक्ट पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है सोशल डिवीजन का। What does politics do to these social divisions? At first sight, it would appear that the combination of politics and social division is very dangerous and explosive. तो सबसे पहले देखने पे लगता है कि पॉलिटिक्स जो है वो डिवीज़न पे ही रूल करती है, कि अगर हम सोशली डिवाइडेड ना हो तो पॉलिटिक्स तो चले ही नहीं। तो ये बहुत ही एक्सप्लोसिव और डेंजरस है हमारे लिए। वैसे डेमोक्रेसी के अंदर कंपटीशन होता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, ठीक है। जब भारत एक डेमोक्रेसी है तो अलग अलग पार्टियाँ लड़ती रहती हैं आपस में। Their competition tend to divide any society. If they start competing in terms of some existing social division, it can make social division into political division and lead to conflict, violence or even disintegration of the country. This has happened in many countries. अगर ये जो डेमोक्रेसी है हमारा देश, यहाँ पर कंपटीशन होता है दोनों पार्टीज़ के बीच में, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में, तो कंपटीशन के कारण ग्रुप बन जाते हैं, डिवाइड हो जाता है हमारा जो सोसाइटी है, और इससे पॉलिटिकल डिवीज़न के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े, वायलेंस, मारामारी, हिंसा होने लगती है, और इसकी भेंट कई देश चढ़ चुके हैं। देश इवन बट जाते हैं। देशों का डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है बटना। जैसे भारत और पाकिस्तान दो देश बने हैं, किसमें से, भारत में से। तो इस तरीके से देश जो है वो बट भी जाते हैं। नेक्स्ट इज रेंज ऑफ आउटकम्स। टेक द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड दैट वी रेफर टू अबव। दिस रीजन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम हैज़ बीन फॉर मैनी years the site of a violent and bitter ethno-political conflicts. Its population is divided into two major sects of Christianity. 53% are Protestants, while 44% are Roman Catholics. The Catholics were represented by nationalist parties who demanded that Northern Ireland be unified with the Republic of Ireland. तो यहाँ पर देख सकते हैं हम यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वहाँ की समस्या हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि वहाँ पर जो 53% पॉपुलेशन जो है वो लगभग प्रोटेस्टेंट्स की है, और 44% जो पॉपुलेशन है वो रोमन कैथलिक्स की है। और रोमन कैथलिक्स जो हैं उनको नेशनलिस्ट पार्टी जो हैं वो भी रिप्रेजेंट करती हैं इलेक्शंस के समय, और ऐसा उनकी डिमांड है कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ दिया जाए। प्रीडोमिनेटली कैथलिक कंट्री, और यहाँ पर जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यानी कि ये जो कंट्री है आयरलैंड, वो है कैथलिक कंट्री। इसीलिए जो कुछ पार्टीज मानती हैं कि रोमन कैथलिक्स जो हैं, जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड में रहते हैं, उनको मिला दिया जाए इस देश के साथ जो कि ऑलरेडी कैथलिक देश है। द प्रोटेस्टेंट्स वर रिप्रेजेंटेड बाय यूनियनिस्ट हु वांटेड टू रिमेन विद द यूके। और यहीं पर जो प्रोटेस्टेंट लोग जो हैं उनको एक और पार्टी रिप्रेजेंट करती है, वो है यूनियनिस्ट, और वो लोग मानते हैं कि प्रोटेस्टेंट लोग जो हैं वो यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के साथ ही रहना चाहते हैं, विच इज़ प्रीडोमिनेटली प्रोटेस्टेंट। और यूके एक प्रोटेस्टेंट कंट्री है और आयरलैंड जो है वो एक कैथलिक कंट्री है। तो जो पार्ट, यानी कि अभी हम यहाँ पर देखें तो ये कंट्री है पूरा आयरलैंड का, नॉर्दर्न आयरलैंड, आधे इसमें समझिए कैथलिक हैं, आधे इसमें प्रोटेस्टेंट हैं, और यहाँ पर है हमारा यूके। यूके का मतलब इंग्लैंड जो कि एक प्रोटेस्टेंट कंट्री है, और दूसरा है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड एक कैथलिक कंट्री है। तो एक पार्टी जो है वो कैथलिक वोट्स पाने के चक्कर में बोलती है कि इसको आयरलैंड का हिस्सा बना दिया जाए, दूसरी पार्टी वोट के चक्कर में बोलती है कि इसको यूके का हिस्सा बना देना चाहिए। तो अपनी अपनी जगह पर सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं।
Hundreds of civilians, militants and security forces were killed in the fight between Unionist and Nationalist. यहाँ पर जो दोनों पार्टीज़ हैं, यूनियनिस्ट बोलते हैं और दूसरा है नेशनलिस्ट. नेशनलिस्ट जो कि प्रोटेस्टेंट को नेशनलिस्ट जो है वो कैथलिक्स को सपोर्ट करते हैं और यूनियनिस्ट जो है वो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करते हैं. तो इनके बीच में जो लड़ाई चली आ रही है कई सालों से, इसमें सैकड़ों की संख्या में आम लोग, मिलिटेंट्स, आतंकवादी वगैरह और जवान मारे जा चुके हैं. And between the security forces of the UK and the nationalists, it was only in 1998 that the UK government and the nationalists reached a peace treaty, after which the latter suspended their armed struggle. और यहाँ पर इनके बीच में एक समझौता हुआ, किसके बीच में? यूनाइटेड किंगडम और नेशनलिस्ट के बीच में. नेशनलिस्ट वो हैं जो कैथलिक्स को सपोर्ट करते हैं, तो इनके बीच में एक समझौता हुआ, जिसके बाद नेशनलिस्ट लोगों ने ये बात एक्सेप्ट की कि वो अब हथियारबंद लड़ाई नहीं करेंगे, यानी कि आर्म्ड स्ट्रगल जिसको हम बोलते हैं, हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे. इन यूगोस्लाविया द स्टोरी डिड नॉट हैव अ हैप्पी एंडिंग. यूगोस्लाविया एक देश है छोटा सा, यहाँ पर हैप्पी एंडिंग वाली बात नहीं हुई. हुआ क्या यहाँ पर देखते हैं. पॉलिटिकल कंपटीशन अलॉन्ग रिलीजियस एंडिंग एथनिक लाइन्स लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया इनटू 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज. अब यहाँ पर जो इनके बीच में धर्म के नाम पर जो आपस में लड़ाई चल रही थी, जो मतभेद थे और जो पॉलिटिकल मतभेद थे, इसी कारण से यूगोस्लाविया के 6 पार्ट हो चुके हैं, यानी कि इससे 6 दूसरे कंट्रीज़ बन चुके हैं. सच एग्जाम्पल्स लीड सम पीपल टू कंक्लूड दैट पॉलिटिक्स एंड सोशल डिविजन्स मस्ट नॉट बी अलाउड टू मिक्स. तो इन्हीं कारणों से कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स और सोशल डिविजन्स को कभी मिक्स नहीं होने देना चाहिए. दे थिंक दैट इट वुड बी बेस्ट इफ़ देयर आर नो सोशल डिविजन्स इन एनी कंट्री. तो देश के अंदर सोशल डिविजन्स तो होने ही नहीं चाहिए. इफ़ सोशल डिविजन्स डू एग्जिस्ट इन अ कंट्री दे मस्ट नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स. तो अगर सोशल डिविजन्स हैं तो उनको पॉलिटिक्स में कभी भी नहीं लाना चाहिए. तो जैसे हम अपने देश में भी तो देखते हैं ना, पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिशियंस जो हैं वो किस तरीके से एक एक वर्ग को पकड़कर अपने वोट बैंक के लिए हमें आपस में लड़ा देते हैं. तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. At the same time, every expression of social division in politics does not lead to such disaster. तो एक्चुअल में बात ये भी है कि हर बार सोशल डिविजन्स जो हैं वो डिज़ास्टर, यानी कि हमेशा ही वो खतरनाक भी नहीं होती है. वी ऑलरेडी सीन दैट सोशल डिविजन्स ऑफ वन काइंड और अनदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. वेयर एवर दे एग्जिस्ट दीज डिविजन्स आर रिफ्लेक्टेड इन पॉलिटिक्स. अब हर एक देश के अंदर, ज़्यादातर देशों के अंदर ये डिफरेंसेस, सोशल डिविजन्स हमें देखने को मिलती हैं और इनको पॉलिटिक्स के अंदर भी दर्शाया जाता है. इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ ओनली नेचुरल दैट पॉलिटिकल पार्टीज वुड टॉक अबाउट दीज डिविजन्स, मेक डिफरेंट प्रोमिसेस टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, लुक आफ्टर ड्यू representation of various communities and make politics to redress the grievances of the disadvantaged communities. Social divisions affect voting in most countries. People from one community tend to prefer some party more than other. In many countries there are parties that focus only on one community, yet all this does not lead to disintegration of the country. अब यहाँ पर ऐसा भी है कि जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर भी डिवीज़न जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है. वैसे देखा जाए तो कम्युनिटीज़ जो हैं अलग अलग होती हैं, इसीलिए नेता हैं वो अलग अलग कम्युनिटीज़ को प्रॉमिस कर कर अपनी सरकार आने पे उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए वचन और प्रॉमिसेस करते हैं. और इस तरीके से जो कम्युनिटीज़ जिनको मतलब जिनकी गिनती कम है या जो फिर हम कह सकते हैं कि जो जिनको एडवांटेज नहीं मिल पाता है ज़्यादा, ऐसी कम्युनिटीज़ को कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मीठी गोली देकर हम कह सकते हैं कि उनको प्रॉमिसेस करके उनके वोट हासिल करके फिर अपनी मर्ज़ी से वो उनको आपस में दूसरे के प्रति भड़काने का काम करते हैं. और ज़्यादातर देशों के अंदर ये समस्या रहती है और बहुत सारे देश हैं जहाँ पर लोग जो हैं एक ही पार्टी को प्रेफर करते हैं. यानी कि वहाँ पर जैसे कि कोई कम्युनिटी है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रति वफादार रहती है, दूसरी पार्टी को वोट देना वो पसंद नहीं करती है, भले वो पार्टी कितनी भी उनके लिए नुकसानदायक साबित हो या देश के लिए नुकसानदायक हो. तो अलग अलग पार्टी कंट्रीज़ के अंदर कुछ देशों में ऐसा भी है कि एक कम्युनिटी, एक पार्टी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कम्युनिटी के ऊपर ही फोकस करती है. तो हर बार ऐसा भी नहीं है कि भाई इससे देश टूटता ही है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार इससे देश टूटे ही, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो किस सोच से इस सोशल डिवीज़न का उपयोग करते हैं. 3 डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे. 3 फैक्टर्स आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न.
3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोशल डिवीज़न के आउटकम्स यानी कि रिजल्ट को हमारे सामने पेश करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज़. If people see their identities in singular and exclusive terms, it becomes very difficult to accommodate. As long as people in Northern Ireland saw themselves as only Catholics or Protestants, their differences were difficult to reconcile. It is much easier if the people see that their identities are multiple and are complementary with the national identity. तो सबसे पहला फैक्टर इसमें होता है कि आप अपनी कम्युनिटी को किस प्रकार से देखते हैं, यानी कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे देखते हैं. कि क्या आप अपने आप को सिर्फ एक सिंगल कम्युनिटी के रूप में देखते हैं, तो काफ़ी दिक्कत होगी आपको दूसरों के साथ रहने में. क्योंकि हम जानते हैं कि आयरलैंड के अंदर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 ग्रुप के लोग हैं और दोनों हैं तो क्रिश्चियन. अगर ये दोनों अपने आप को क्रिश्चियंस के तौर पे देखें तो ये दोनों सेम हैं, दे हैव द सेम सिमिलैरिटी, कि दोनों जो हैं दे आर क्रिश्चियंस. लेकिन अगर दोनों के बीच में हम लाइन खींचना चाहें तो लाइन खींचने के लिए हमको सिर्फ इतना ही चाहिए कि ये दोनों अलग अलग हैं. तो अगर वो अपने आप को कैथलिक प्रोटेस्टेंट से अपने आप को अलग समझता है और प्रोटेस्टेंट कैथलिक से अलग समझता है, तो आपस में इनकी लड़ाइयाँ होना स्वाभाविक है. लेकिन अगर ये इस नज़रिए से देखें कि ये दोनों जो हैं आयरलैंड के निवासी हैं और ये दोनों ही क्रिश्चियंस हैं, तो इनके बीच में समस्या सॉल्व हो जाएगी. A majority of Belgians now feel that they are much Belgian as they are Dutch or German speaking. This helps them to stay together. This is how most people in our country see their identity. They think themselves as Indian as well as belonging to a state or language group or a social or religious community. तो जैसे बेल्जियम के जो लोग हैं वो अब अपने आप को बेल्जियन समझने लगे, यानी कि वो जिस देश में वास करते हैं वो वहाँ के निवासी हैं. भले वो डच बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो है तो बेल्जियन. और हमारे देश के अंदर ये चीज़ काफ़ी बेटर है कि हम लोग भले कोई भी भाषा बोलते हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, भले हम किसी भी रीजन में रहते हैं, लेकिन हम लोग हैं कौन, हम सब इंडियंस हैं. तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जो हमें जोड़े हुए है. सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए हम अपना नज़रिया तो बदल सकते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अपनी रोटियां सेकते हैं, उनको अपना नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी है कि वो हमारी डिमांड्स को कैसे रेज करते हैं. इट इज़ ईजियर टू एकोमोडेट डिमांड्स दैट आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स एंड आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटी. तो अगर हमारे जो नेता हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर हमारे लिए डिमांड्स रखें, यानी कि हमें आगे बढ़ाने के लिए काम करें और ना कि दूसरी कम्युनिटी को नीचा दिखाकर, यानी कि हमें अगर हम एज अ यूनिट काम करें कि हर एक कम्युनिटी भारत में रहने वाली सबको आगे बढ़ना है, तो सबके आगे बढ़ने के साथ साथ हमारा देश भी आगे बढ़ेगा. लेकिन अगर हमारा मोटो होगा कि हम आगे बढ़ें और बाकी लोग पीछे जाएं, तो इससे हमारा भला नहीं हो सकता. The demand for only Sinhala was at the cost of interest and identity of Tamil community in Sri Lanka. तो श्रीलंका की बात करें तो सिर्फ सिंहाला कम्युनिटी का अगर वहाँ पर देखा जाए, अगर उसको सपोर्ट किया जाए, तो इससे जो दूसरी तमिल कम्युनिटी है उसका तो वर्चस्व या वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी. तो ये तो फिर देश को ही नुकसान पहुँचाने वाली बात हुई. तो ऑब्वियसली ये दोनों कम्युनिटीज़ आमने सामने आ जाएंगी. वहीं यूगोस्लाविया की बात करें तो लीडर्स ऑफ डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज़ presented their demands in such a way that these could not be accommodated within a single country. अगर यूगोस्लाविया के केस के अंदर जो डिमांड्स रखी गई थी किसके द्वारा, नेताओं के द्वारा, वो एक जगह पर रहकर पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए यूगोस्लाविया के लगभग 6 टुकड़े कर दिए गए. तो ये जो पॉलिटिकल डिमांड्स थी ये प्रॉपर तरीके से नेताओं के द्वारा नहीं रखी गई, इसी कारण से यूगोस्लाविया को तोड़ना पड़ा. थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स. तो पहला हमने देखा कि लोग अपने आप को क्या समझते हैं, कैसी आइडेंटिटी को बिलीव करना पसंद करते हैं. और दूसरा हमने देखा कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो डिमांड्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं. और तीसरा यहाँ पर है कि गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग ग्रुप्स की डिमांड्स को किस प्रकार से देखती है, कैसे वो देखती है. एज वी सॉ इन द एग्जाम्पल्स ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, if the rulers are willing to share power and accommodate the reasonable demands of minority community, social division becomes less threatening for the country. कि अगर बेल्जियम और श्रीलंका जैसे देश में हमने देखा कि अगर जो रूलर्स हैं, यानी कि जो देश को चलाने वाले लोग हैं, अगर वो पावर को शेयर करने में विश्वास रखें, यानी कि पावर को शेयर कर दें, सिर्फ पावर की भूख ना वो दिखाएं और पावर को शेयर करें, तो इससे सोशल डिवीज़न जो है वो देश को तोड़ने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगी, यानी कि इससे देश नहीं टूटेगा. But if they try to suppress such a demand in the name of national unity, the end result is often quite the opposite.
सच अटेम्प्ट्स एट फोर्स्ड इंटीग्रेशन ऑफन सो द सीड्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन। लेकिन अगर वहाँ पर रहने वाले लोगों की समस्याओं को सुनने की बजाय, उनको समझकर मानने के बजाय या सॉल्व करने की बजाय अगर उसको सप्रेस यानी कि दबाने की कोशिश की जाए इन द नेम ऑफ नेशनल यूनिटी, कि हम एक देश हैं और इसलिए हम अलग नहीं हो सकते हैं, तो इस नाम पे अगर उसको दबाने की कोशिश की जाए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर इंटीग्रेशन के बजाय डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, यानी कि देश टूट सकता है। Thus, the assertion of social diversity in a country need not be seen as a source of danger. In a democracy, political expression of social division is very normal and can be healthy. This allows various disadvantaged and marginal social groups to express their grievances and get the government to attend to these. तो हर देश के अंदर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ सोशल डिवीज़न जो है वो एक सिर्फ देश को तोड़ने का ही मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर अपनी डिमांड्स को प्रॉपर्ली रखा जाए और सरकार तक पहुंचाया जाए और सरकार उन डिमांड्स के ऊपर ध्यान दे, उस पर विचार विमर्श करे, तो ऐसे डिमांड्स जो हैं वो पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को आगे लाने का भी काम कर सकती हैं और देश में भी तरक्की का माहौल पैदा कर सकती हैं। एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल divisions in politics often results in their cancelling one another out and thus reducing their intensity. This leads to strengthening of a democracy, but a positive attitude towards diversity and a willingness to accommodate it do not come about easily. People who feel marginalized, deprived or discriminated have to fight against the injustice. Such a fight often takes the democratic path, voicing their demand in a peaceful and constitutional manner and seeking a fair position through elections. Sometimes social differences can take the form of unacceptable level of social inequality and injustice. The struggle against such inequalities sometimes takes the path of violence and defiance of state power. However, history shows that democracy is the best way to fight for recognition and also to accommodate diversity. तो यहाँ पर अंत में यही बताया गया है कि अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखें अपना डाइवर्सिटी के प्रति, और हम ऐसे लोग जो कि डिप्राइव्ड हैं या फिर जिनके साथ भेदभाव किया जाता है वो लोगों को हम आगे लाने का काम करें, वो उन लोगों के साथ हुए अन्याय के लिए अगर हम लड़ें, तो धीरे धीरे डेमोक्रेसी जो है वो और बेहतर बन सकती है। तो डेमोक्रेसी मेरे ख्याल से बेस्ट पाथ माना जाता है जिसमें लोग जो है अपनी डिमांड जो है वो पीसफुली, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने रख सकते हैं। और थ्रू इलेक्शंस अगर कोई पार्टी आपको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं देती है तो अगले इलेक्शन में आप उस पार्टी को उखाड़ फेंक कर अपना जवाब दे सकते हैं। और हिंसा जो है कभी कभी, यानी कि जो लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा सताई हुई हैं, जो बहुत ज़्यादा इनजस्टिस फील कर रही हैं या जो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड हैं, वो कम्युनिटीज़ अक्सर आवेश में आकर कई बार हथियार भी उठा लेती हैं, इससे देश का नुकसान भी होता है। लेकिन फिर भी अगर प्यार से, शांतिपूर्ण तरीके से अगर हम देश के हमारे चलाने वाले जो लोग हैं अगर प्रॉपर वे में, एक डेमोक्रेटिक वे में जो सोशल डिवीज़न है उसको अगर डेमोक्रेटिक नज़रिए से देखें तो देश के अंदर कोई इतनी बड़ी समस्याएं खड़ी नहीं हो सकती हैं और हर वर्ग जो है वो तरक्की करना चाहता है, भले वो कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, कुछ भी हो। तो ऐसे में अगर उन सब को पूरा आश्वासन दिया जाए उनके हक उन तक पहुंचाने का, तो कोई भी व्यक्ति बंदूक उठाने के लिए या फिर हिंसा पर उतारू ना होगा। तो कुल मिला के जो सोशल डिवीज़न है वो ऑल्दो खतरनाक है, बहुत सारे केसेस के अंदर हमने देखा, लेकिन सोशल डिवीज़न जो है अगर उसको प्रॉपर्ली हैंडल किया जाए तो वो बिल्कुल भी खतरनाक हमारे देश के लिए नहीं हो सकती।